तो बता दीजिएगा टाइप आ रही देख के। चलो, so there's a position of gaze in which the eyes are maintaining their normal relationship. And there's at least one. So if there is a position of gaze in which the eyes are maintaining their normal relationship, then this is a comitant. This is not a comitant squint. This is an incomitant because the direction, the abnormal relationship is not maintained in all directions of gaze. It's only maintained in some directions of gaze. For example, if I tell this person who has a third nerve palsy to look towards his left, then his left eye will be able to look towards the left. However, depending upon the degree of the paralysis, either his right eye will not move at all or it will move somewhat. So the abnormal relationship is present when this person is asked, is commanded to perform a levoversion, to look towards the left. But in levo depression, the relationship is normal. Okay, that is why it's very important that we perform eye movements, complete eye movements, so that we know whether the squint is comitant or whether the squint is non-comitant. Okay? This was the answer of the question which was asked third nerve palsy में. भाई राइट साइड पे एडक्शन कैसे हो रही है, क्योंकि जो राइट पे जो मीडियल रेक्टस है वो भी पैरालाइज हुआ हुआ है और जो सुपीरियर ऑब्लिक कराता है, सुपीरियर ऑब्लिक तो एडक्शन कराता है, तो वो कैसे कराएगा ये एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की फंक्शन है कि ठीक है, आपकी बात सही है कि आप ये सोच रही हैं कि पहले इस आंख को अंदर आना पड़ेगा फिर ही नीचे जाएगी. ठीक है, तो अगर ऐसे ही होता तो देन यस दिस पर्सन वुड नॉट. लेकिन ये है कि इन डिफरेंट पोजीशंस ऑफ गेज मसल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस. तो जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन अफेक्टेड हो, एक डायरेक्शन अफेक्टेड हो तो दूसरी डायरेक्शन में ना जाया जा सके. Meaning that if this eye has a medial rectus palsy, medial rectus dysfunction due to third nerve palsy, इसका ये मतलब नहीं है कि आंख इस तरह होके इस तरह नीचे नहीं जा सकती. It can go directly downwards, it can go downwards than this. Basically जब मसल्स के फंक्शंस की बात करते हैं तो उनके कोई प्राइमरी फंक्शंस हैं, फिर उनके सेकेंडरी फंक्शंस हैं. तो इस पोजीशन में जो प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस हैं वो डिफरेंट मसल्स के डिफरेंट हैं और उस हिसाब से व्हेन दे आर कोऑर्डिनेटेड एज सच, उसकी वजह से जो है फिर डिफरेंट एक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में प्राइमरी, क्योंकि इस आंख की एक तो एडक्शन भी हो रही है, थोड़ी सी साथ डिप्रेशन भी हो रही है, तो इसमें कुछ प्राइमरी काम कर रहे हैं, कुछ सेकेंडरी काम कर रहे हैं. इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे इस नीचे जा रही है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा. दैट इज व्हाई डू गिव इट अ रीड वंस, आपको समझ आ जाएगी. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि सुपीरियर ऑब्लिक एडक्शन भी करा देगा ना, क्योंकि सुपीरियर ऑब्लिक का एक काम एडक्शन भी है, तो वो एडक्शन भी करा देगा और साथ वो डिप्रेशन भी करा देगा, इसलिए हो रहा है. बिल्कुल. नाउ ठीक है, यू आर राइट, यू आर सेइंग सुपीरियर ऑब्लिक एडक्शन भी कराता है, दैट इज राइट. थर्ड नर्व पाल्सी में तो आई डाउन एंड आउट होती है. फारिया इज आल्सो राइट, इन क्लासिक थर्ड नर्व पाल्सी द आई इज डाउन एंड आउट. ठीक है, बिल्कुल. थिंग व्हिच आई एम सेइंग कि आंख में सिर्फ एक मसल नहीं है जो काम कर रहा है. देयर आर एटलीस्ट कितने मसल्स हैं? 6 हैं, 5 और 6 मसल्स, राइट. ईच ऑफ देम हैज अ सेकेंडरी फंक्शन. तो जहां सुपीरियर ऑब्लिक का सेकेंडरी फंक्शन एडक्शन भी है, वहां ही उसके एक कॉरेस्पॉन्डिंग मसल का इससे ऑपोजिट फंक्शन है, सो दैट एक्शन इज बीइंग बैलेंस्ड. कंप्लीट थर्ड नर्व पाल्सी में बिल्कुल आई रेस्ट पोजीशन में डाउन एंड आउट होगी when it is at rest. But since the superior oblique is functioning, the eye can come downwards over here. तो थोड़ा सा confusing हो जाता है. The important thing which you have to keep in mind is that muscles के secondary functions भी हैं, and secondary functions are sometimes opposite. एक दूसरे muscles के एक दूसरे से opposite भी होते हैं, sometimes they're complementing. तो the thing to keep in mind is कि ऐसे नहीं है कि अगर एक डायरेक्शन में मसल काम नहीं कर रहा या एक नर्व की पैरालिसिस है तो उसके ऑपोजिट जो मसल है वो तो काम कर सकता है ना. चलो यू सेइंग कि थर्ड नर्व पैरालिसिस में आंख डाउन एंड आउट होती है. लेट्स टेक पोजीशन. इफ आई आस्क दिस पर्सन टू लुक टुवर्ड्स द राइट, इफ आई आस्क दिस पर्सन एंड टू परफॉर्म डेक्स्ट्रोवर्जन, तो क्या ये पर्सन डेक्स्ट्रोवर्ट कर सकता है कि नहीं?
जी कर सकता है। कर सकता है ना, the lateral rectus is intact, it can dextrovert. Similarly, his medial rectus left eye is intact. This is another position again in which the eyes have a normal relationship to each other. तो अगर एक पोजीशन में आ रहा है, दो पोजीशन में आ रहा है, एक या दो पोजीशन में नॉर्मल रिलेशनशिप है गेज की और बाकियों में abnormal है, then it's not a comitant, because in order for a squint to be a comitant squint, we must have deviation present in all directions of gaze. Okay? That is the important thing. That is why eye movements are very important when we have to work up a patient of squint. Eye movements are very, very important. Yeah. So we were at the question, where can be the lesion be? So I think I've forgotten the answers. Lesions, they can be inside the eye. They can be at the optic nerve. Optic nerve के issue से भी squint हो सकता है. कहाँ हो सकता है? Cortex में issues हो सकते हैं. ठीक है, basically these are the two inputs. And this is the processing part, the initial processing part. फिर जो motor cortex है वो motor की तरफ आ जाता है. तो these two concepts which we've discussed now, कि जो नॉन कॉमिटेंट स्क्विंट है वो मोटे पाथवे में इशू आ रहा है, जो कॉमिटेंट स्क्विंट है वो उससे पहले इशू आ रहा है. मतलब कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग? हैव यू अंडरस्टूड दिस, व्हाई दिस इज हैपनिंग? ये नहीं चाह रहा कि इस पार्ट का आप रट्टा लगा लें. दिस इज अ कॉन्सेप्ट. हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? इफ नॉट, आई विल रिपीट इट अगेन इन अ डिफरेंट वे. ऑप्टिक नर्व में कैसे हो सकते हैं? ऑप्टिक नर्व देखो कट जाए, ट्रांसेक्ट हो जाए, ऑप्टिक नर्व की कोई भी डिजीज है वो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाए और उससे ब्लड विजन हो जाए और उससे काफी ज्यादा इश्यूज आ जाए तो हो सकता है. किस तरह हो सकता है? फॉर एग्जांपल इफ दिस पेशेंट, लेट्स से ही हैज क्या डिजीज कहते हैं, चलो उसे ऑप्टिक न्यूराइटिस है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से, राइट. स्टार्ट उसे आरएपीडी होगा, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी का इशू होगा, स्कोटोमास आएंगे. फिर एक वक्त आएगा कि हम उसे ट्रीट नहीं करेंगे, तो ऑप्टिक नर्व का इशू है, वी नो कि ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है, फिर ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगी. अब जब ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगी तो उस आंख के अंदर से इनपुट नहीं आएगा. तो फ्यूजन के लिए क्या जरूरी है? बायनोकुलर विजन. बायनोकुलर विजन, दोनों आंखों से इनपुट आया. अगर आपकी दोनों आंखों से इनपुट आएगा तो फिर आप फोकस कर सकते हैं ना. अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस कर्सर पे फोकस करें तो यू लुकिंग एट दिस बिकॉज फ्यूजन आपके ब्रेन में हो रही है, बट बोथ ऑफ योर आईज दे परसीविंग दिस कर्सर, ठीक है, दिस माउस थिंग, ये जो मैं हिला रहा हूँ, एंड दे कैन कोऑर्डिनेट ऑन इट. दैट इज व्हाई बायनोकुलर विजन इज पॉसिबल. बट इफ देयर इज एनीथिंग इन इनपुट, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं ऑप्टिक एट्रोफी की बात की, ऑप्टिक नर्व की मसला होगा, ऑप्टिक एट्रोफी होगी, one eye may not be able to focus on that. And since one eye cannot focus on that, जो ब्रेन में पीछे फ्यूजन वाला पोर्शन, वो कह रहे हैं कि एक आंख से तो मुझे इनपुट ही नहीं मिल रहा, तो how can I focus on that? So in this such a case, the eye it can deviate, क्योंकि ब्रेन को पता ही नहीं है कि मुझे फ्यूजन मेंटेन करने के लिए कितना उसको आंख को छेड़ना है, कितना इनपुट रखना है. ठीक है. Yes, it needs an afferent pathway. Coordination is a very broad term, क्योंकि अगर आपको निस्टैगमस का पता है, आपको सेरिबेलम के फंक्शंस का पता है, तो कोऑर्डिनेशन का इशूज उनमें भी आता है. तो स्क्विंट इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ न्यूरोलॉजी. लेट मी जस्ट सम इट अप एंड इफ इट्स क्लियर टू यू आफ्टरवर्ड्स बता देना. इफ इट्स नॉट क्लियर तो हम चलेंगे. द रीजन आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम इज बिकॉज आई वांट टू हैव डेली सेशंस ऑन स्क्विंट. अगर हम साथ साथ डेली इसको कहते हैं तो आई थिंक इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू. और इसी के थोड़ा सा स्लो एक छोटी छोटी ना हर एक चीज की बाल की खाल उतारते हुए जाएंगे. Basically, whenever we have input from the eyes, this is, let's just say, this is the object of regard. This is the object of regard. Whenever there is input from the eyes, input to the eyes, this object is यहाँ पे input जा रहा है, यहाँ पे input जा रहा है, ठीक है. So whenever these objects are, ठीक है, आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, तो how can you
Let me reverse. So there's an object which is right in front of you. Now, when you perceive this object with your eyes, ठीक है, आपकी आंख इन्हें perceive करती है. Signals go through the optic nerve, the optic chiasm, the optic tract. वो सारा optic वाला जो हमने discuss किया था न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजी, chiasm से जाते हैं पीछे optic nerve radiation से चले गए, geniculate bodies में चले गए, वहाँ से फिर वो occipital cortex में चले गए, right? तो होता ये है कि when these perceive and when they read the signals, they reach the occipital cortex, which takes milliseconds. So you know that something is there. After the occipital cortex, the information it goes into other parts of the brain. And the next thing is that whether you want to focus on this object or not. क्या आपका दिमाग कहता है अच्छा there is something in my visual field, I am perceiving something. मैं इस वक्त बैठा हूँ लैपटॉप के सामने, I'm talking about myself, I have a mouse, I have an internet device, I have my phone, they're all in my visual fields, but I am focusing on my screen and on these eyes. ठीक है, even though I am having the perception, so the brain decides कि ठीक है मैंने किस चीज पे फोकस करना है. After I've decided, all right, this is blue object and I want to focus on it, it gives signals via the motor pathway. All these pathways, ठीक है, motor cortex में जाता है, parietal prefrontal cortex में जाता है, वहाँ से pyramidal tracts आते हैं, वहाँ पे motor neurons आते हैं, इन nerves के nuclei पर, वो nerves पर impulses देती हैं extraocular muscles को, and based on those impulses, our eyes they get to focus on this blue object. अब focus का actually मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि eyes are focusing on this, when I'm saying or when I'm saying you guys are also focusing on this object on your screen. What does that mean? Visual axis of both the eyes. ठीक है, visual axis देख रहे हैं, visual axis देख रहे हैं, उसका मतलब है कि this object is perceived by the fovea of our eyes. हमारी आंखों का fovea इसको देख रहा है. तो जो ब्रेन के इम्पल्सेस आउटपुट के वो यही चाह रहे हैं ना कि हमारे फोबियाज इस ऑब्जेक्ट को देखें ताकि मैक्सिमम हमें डेफिनेशन मिल सके, मैक्सिमम हमें शार्प इनपुट मिल सके, वी कैन परसीव द ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड अबंडेंटली, देयर इज नो इशू. Okay, that is what is required. So this is what happens normally. Normally what happens that whenever we want to focus on an object in our visual field, we perceive the object with our eyes. थोड़ा सा हमारी इर्द गिर्द भी हमें पता लग जाता है क्या पड़ा है. Our brain, it sends commands to these cranial nerves. They act, they send impulses to the extraocular muscles, and the extraocular muscles, they act in such a way that the fovea of both the eyes, they are brought onto focus on this object of regard. Okay? And if every mechanism is intact, if I move this object of regard, एक second, इसको मैं थोड़ा सा, if I move this object of regard, इसको मैं एक second कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, चलो. So if everything is intact, if I move this object of regard to this side, then what will happen? If everything is as it should be, then both the eyes, they will also look towards, they will follow this. Follow करेंगे तो नीचे की तरफ गया है, तो they will follow that. If everything is intact. क्योंकि जो सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं आइज को इनपुट रिसीव हुआ है कि ऑलरेडी दिस ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, परसीव हुआ है, इसके ब्रेन में इम्पल्सेस गए हैं, ब्रेन ने वापस क्रेनियल नर्व्स को कहा है, देन द आईज दे आर मूव्ड इन सच अ वे दैट द ऑब्जेक्ट एट इट्स न्यू पोजीशन इट्स ब्रॉट इनटू फोकस एट द फोबिया. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और जो स्क्विंट के काफी ज्यादा मसले हैं, सारे मसले ही बल्कि इसी कॉन्सेप्ट के पीछे बोलते हैं कि कोई ना कोई मसला होता है कि the object it's not brought into focus at the fovea. Fovea पर वो आ नहीं पा रहा. It's not getting the eyes. This आंख में मसला है. This आंख में squint है. The fovea of that eye, fovea मतलब in other terms the visual axis of that eye, it's unable to meet the other eye at that object of regard. Okay? अगर मसला किसी एक आंख के अंदर है, if there is a cataract, if there's an eye disease, if the optic nerve is damaged, if there's an issue with the occipital cortex, एक आंख से इनपुट तो खत्म हो जाएगा, ऐसे ही है ना, इस एक आंख से इनपुट चला गया, लेकिन ये कि इस आंख से तो इनपुट जा रहा है,
Now this eye, it will dictate, it will tell the brain कि all right, ये object यहाँ पे पड़ा हुआ है. So according to my need, according to the lead of myself, and I am the left eye, according to my need, the impulses should be so, tell the extraocular muscles to move me in such a manner that I directly focus on this object. So the left eye is telling us, telling the brain. However, the right eye is unable to tell the cortex, it's unable to tell the brain how much movement is required. So when that happens, क्योंकि एक्स्ट्राऑक्यूलर पाथवे इंटैक्ट है, एक तरफ से इंपल्स मिल रहा है, तो मूवमेंट होगी वो दोनों आंखों में बराबर होगी, लेकिन ये आंख डिविएट फिर भी कर जाएगी, कुछ ना कुछ इसमें इशू आएगा. There will be something wrong which will help it, which will cause it to deviate. क्या इशू आएगा? We will discuss when we start our topic of tropias. आज थोड़ी जनरल डिस्कशन ही कर लेते हैं. लेकिन अगर दोनों आंखें नॉर्मल हैं and both the eyes are receiving impulses, ठीक है, both the eyes are receiving impulses, or they're telling the brain, all right brain, we want you to focus us on this blue object, and there's something wrong with the output pathway, and one eye is able to focus on this object. Let's say कि focus करने के लिए नीचे देखना पड़ेगा. One eye is able but the other eye is unable. तो हमें तो पता है कि ठीक है, दोनों आंखों में इनपुट में तो कोई मसला नहीं आ रहा, लेकिन एक आंख नीचे जा रही है, दूसरी नीचे जा रही है. यानी कि एक आंख में सिर्फ कोई मसला है, और उससे हमें अंदाजा होता है कि ऑलराइट, द आउटपुट पाथवे इज इंपॉर्टेंट. तो अगर ऐसे ही होता है दैट वन आई इज अनएबल, मतलब एक डायरेक्शन ऑफ गेज में स्क्विंट आ रहा है एंड द आउटपुट पाथवे टू वन आई इज डिस्टर्ब्ड. So what do you think will be the prime symptom this patient will be suffering from? And let's just say that this object is towards his right, and the eyes, they have good vision, सब कुछ ठीक है. Now if I tell the person to look towards his right, his left eye can look towards the left, मतलब उस तरफ देख रही है, but his right eye is unable to look towards this object. So if the object is in, if the let me finish my question first. If the left eye is able to look at this object and the right eye is unable to look at this object, what will be the main symptom the patient will present with? Diplopia. Diplopia. He will Non-competent. ठीक है, this is a non-competent squint. You are correct. This patient will have diplopia. ठीक है, the reason will be diplopia for his diplopia will be कि normal position में तो relationship maintained है, लेकिन एक certain position of gaze में only one eye is able to see the object of regard, the other is unable. But since both eyes have normal vision and good vision, the patient will suffer from diplopia. दस मिनट रहते हैं सिर्फ. अच्छा, आई ज्वाइन लेट, पिछला ही सेशन चल रहा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा है हमारे पास. So this was a little bit about the neurology and the neuro. थोड़ा सा pathways के बारे में डिस्कशन कर ली कि how this will happen. जो चीज़ें आपको क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे, do type it out, do keep in mind. अगर हमें बस टाइम नहीं हुआ तो we will discuss it tomorrow. Don't worry about it. But before we go on to the discussion of each individual मतलब cases और इनकी हम बात करें आपस में, तो you might have guessed that there are certain tests which we use, clinical tests or certain investigations even which we use to tell these or to tell us to answer these three important questions. Okay, what is squint की जगह हम कह रहे हैं कि is there squint? That is the first important question. The second is important question is the squint comitant or non-comitant? That is the second important question. The third important question is the squint latent or manifest? So in order to answer these three questions, we perform certain clinical examinations or certain tests. And these tests, they are done in all cases. मतलब कि कोई भी आपके पास पेशेंट आए ना जिसको आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं आप हिस्ट्री की बेसिस पे या सिम्टम्स की बेसिस पे कि यार इस पेशेंट को हो सकता है कि स्क्विंट हो, then there is some test which you perform.
we'll draw a small algorithm and we'll discuss the algorithm. Whenever you have a patient in your clinic, there are certain things which you will always perform. Okay, उसमें तो हमको कोई शक नहीं होना चाहिए. What are those things which we always do, which we always done in all our cases? Visual acuity. Visual acuity. Okay? The first is a visual acuity. Visual acuity हम हमेशा करते हैं. तो visual acuity हमने कर ली. फिर हम क्या करते हैं? Extraocular movements करेंगे. एक्स्ट्रा मूवमेंट्स करेंगे. अब हमने इतनी लंबी डिस्कशन की कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स पे हमने देख लिया. एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स हम क्यों करेंगे? कि हमने इतनी लंबी डिस्कशन की कि इन कॉमिटेंट स्क्विंट द डेविएशन इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ गेज. अगर ऑल डायरेक्शंस ऑफ गेज में कांस्टेंट नहीं है तो इट्स अ नॉन कॉमिटेंट. सो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स they tell us whether the disease is comitant slash they're non-comitant. यहाँ से अब इसी की बेसिस पे एक अच्छी खासी डिफरेंशिएशन आपको एक बन जाती है. बिकॉज इफ द स्क्विंट इज कॉमिटेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इफ द स्क्विंट इज नॉन कॉमिटेंट फिर थोड़ा सा आगे हम डिफरेंट तरीके से चलते हैं. Yes, cardinal position of cases हमने चेक करनी है. बिल्कुल. तो 6 cardinal positions of case we check कि deviation किस में आ रही है, उनमें constant है नहीं constant. तो let's just say that if it's not constant तो फिर हम वो देख लेते हैं किस डायरेक्शन में ज़्यादा है और उस लिहाज से मसल पाल्सी का देख लेते हैं. लोकल एग्जामिनेशन कहते हैं, डिफरेंट टेस्ट कहते हैं. For our sake of discussion and for the sake of this algorithm, what will we do next if we find out that all right this person हमें अभी तक नहीं पता deviation of case है या नहीं, but all we know that the relationship of the eyes is maintained in all directions of cases. We don't know whether it's normal. We don't know whether it's abnormal at the moment. We only know that the relationship is constant. Extraocular movements हमें सिर्फ यही बताती हैं कि it's a constant relationship in all directions. अब हमें पता लगाना है कि is this relationship normal or is it abnormal? What will we do for this? हम इसके लिए क्या करेंगे? That is the next step. You're saying that we perform a cover and cover test, and yes, cover and cover tests are performed. It's a very important test. However, I say we need to perform one test before हमें एक और टेस्ट करना है. Hirschberg test करना है. ठीक है? क्यों करना है? I will show you an example. मैं कह रहा था बाद में दिखाऊं, but I'll tell you now. I'll show it to you now. This is a very good example, and I've shown this picture before. So this child, do you think he has a squint? That is my first question. It looks like he has squint. Yes. Okay. It is apparent. No. Please, जिसने पता है, जिसको पता है, जिसने पिछले squint sessions किए हैं, please, they know this is a trick question. Please, अभी ना बताएं. Don't spoil it for the rest of us. So the question is this a squint or is this not a squint? Yes, it is. It is squint. So you're thinking कि squint है. What is your reasoning for saying that this is a squint? क्योंकि medially थोड़ा सा deviated लग रही है right eye. आपको medially eye deviated लग रही है. So if you perform a cover and cover on test on this patient, even though he's small, and if you're able to perform it, so it will come out to be normal. Okay, it's an important test which you've forgotten. हम cover and cover से पहले हमेशा एक test करते हैं. That is the first step in this algorithm. It's very important that you all keep that in mind, and you keep in mind because if you don't, then you will diagnose this patient as having a squint. This patient does not have a squint. Why doesn't he have a squint, and why do you think if he has a squint? He performed the Hirschberg's test. Hirschberg की spelling मुझे हमेशा भूल जाते हैं. I just write them wrong. So you must perform a Hirschberg's test. Hirschberg's test की अगर आपने वीडियो देखी है तो you know it's a test which we shine light on the cornea. It's basically checking the corneal reflex. So there's a light which is shining on the eyes of this patient. Is the reflex centered in this eye?
Yes. Yes. It is centered in Yes. this eye, right? Is it centered in this eye? Yes. 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 Yes, it is also centered in that eye. ठीक है? तो eye centered है. And if you perform a cover and cover test, तो कुछ भी नहीं होगा. It will come out to be normal. The reason is this patient has a pseudo squint. We think that he has a squint because his right eye, it appears inward deviating. However, the corneal reflexes are centered. The reason for his squint is because he has an extra skin fold. This is called an epicanthic fold. Epicanthic folds, aapko pata hai, they're common in Chinese people, and they're basically extra folds over the eyes over here. They're not present in us, and due to the presence of these folds, we are not able to see the lacrimal area जो होता है, lacrimal puncta और वो चीजें जो आंखों के medial sides पड़ी होती हैं, we're not able to see those. So because of the presence of this skin fold over here, we're not able to see some part of the sclera behind it. Normally था ये कि if this skin fold was not present, his eye would have a contour somewhat like this. ठीक है, यहाँ पे lacrimal puncta होता है. But due to the skin fold, we are unable to see a part of his sclera, and because you did not perform a Hirschberg's test, you thought it was a squint. However, the Hirschberg's test is centralized. This is a pseudo squint. So Hirschberg's test is very important because it tells us two things. क्या बताता है हमें? Based on the results of the Hirschberg test, क्या हमें नजर आ सकता है? Hirschberg test के दो ही रिजल्ट आएंगे. There can only be two results of the Hirschberg test. Squint है कि नहीं? Pupillary reflex या centered या हाँ. non-centered. Okay. So there is, the first is that there is an obvious squint. Pupillary reflex अगर centered नहीं है तो it's an obvious squint. And the second is that the patient has no obvious squint. We must know this. हमें पता होना चाहिए before we perform cover and cover test. क्योंकि cover and cover test के हम result इसी हिसाब से हम modify कर सकते हैं. This patient may have no obvious squint. I want to complete this algorithm. थोड़ा सा ही है. It's not that large. इसमें बस 2 steps और हैं. However, we've run out of time. So I will end this session now and I will start again. We will finish with this algorithm and we will be finished for the day. ये हम कल से करेंगे. ठीक है? So I'll be back in a minute.